लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की सीरीज में, फिर से इतिहास की सीरीज है। एनसीईआरटी की सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं, जहां पर आज के एनसीईआरटी की क्लास 7 की सीरीज है और आज अध्याय 3 पढ़ेंगे, क्योंकि ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर तैयार किया गया है। और एक तरह से कहा जाए तो कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री है, इसे हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के नाम से भी जानते हैं। अब इस दिल्ली के सुल्तान के रूप में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3, और यह मध्यकालीन भारत के इतिहास का दर्शन है और आपकी सरकारी नौकरी का जो सफ़र है वो एनसीईआरटी से होकर गुजरता है। इसलिए इस सेशन के सीरीज के अंत तक बने रहिएगा और इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको उपलब्ध होगी। जी हाँ, अध्याय 3 में अगर हम देखें तो हमारे सामने आता है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली का निर्माण, एक राजधानी। एक सवाल आता है, दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। और इसके सवालों के साथ साथ हम इस वीडियो के अंतिम में जब चलेंगे तब हम वहाँ पर इस सीरीज के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी का है। अब दिल्ली केवल 12वीं शताब्दी ईस्वी में देश के केंद्र के रूप में विकसित हुई। शहर पहले तोमर राजपूतों के अधीन राजधानी बन गया था। अगर बात करें, शहर पहले जो है तोमर के जो राजपूत थे उनके अधीन राजधानी बन गया, जिन्हें बाद में अजमेर के चौहानों ने हराया था। इन दो राजवंशों के तहत दिल्ली एक वाणिज्यिक केंद्र बन गया। आम लोगों के अलावा शहर में जैन व्यापारियों का निवास था। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया। देहलीवाल नामक सिक्के ढाले गए और व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने लगे। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के शासक के तहत यह शहर आगे बढ़ गया। यह पूरी इंपॉर्टेंट है और इस पैसेज को रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्योंकि एक सरकारी नौकरी का सफ़र एनसीईआरटी से होकर गुजरता है। तो कोशिश करिएगा हमेशा एनसीईआरटी पर फोकस बनाए रखिएगा, कभी करंट अफेयर फोकस मत करिएगा, लेकिन एनसीईआरटी की सीरीज को हमेशा पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये सदाबहार है, कभी बूढ़े नहीं होते। हम और आगे चल रहे हैं इस सेशन में और यहाँ पर पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक और उनकी नीतियों के बारे में। अब हम लोग आगे देखेंगे तो आगे है दिल्ली सल्तनत प्रमुख शासक उनकी नीतियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राजवंशों और महत्वपूर्ण शासकों की सूची निम्नलिखित है, जिन्हें दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था। इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रख लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम सुना होगा, गुलाम वंश के शासक थे। इनका जो शासनकाल था 1206 से 1210 तक था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक था। सबसे पहले दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी अगर कोई सल्तनत या मध्यकालीन इतिहास में बनाया था तो सल्तनत कालीन शासक में वो थे इल्तुतमिश ने। इनका शासनकाल 1210 से 1236 था। ये गुलाम वंश कहलाते हैं, मतलब यहाँ तक गयासुद्दीन बलबन तक ये गुलाम वंश कहलाते हैं। कौन से वंश कहलाते हैं? गुलाम वंश। फिर रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये इनका 1236 से 1240 तक शासनकाल रहा। फिर गयासुद्दीन बलबन, यह बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी परीक्षाओं में गयासुद्दीन बलबन को पूछा जाता है। और ये चारों शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन बलबन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्राय परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इनका जो कार्यकाल था 1266 से 1287 तक था। अब कहेंगे सर 1240 के बाद कौन था? इसके लिए जो हम इतिहास की वैकल्पिक विषय के रूप में, सामान्य अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे, तब उसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग केवल एनसीईआरटी नोट्स को पढ़ रहे हैं, जो आपकी ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर तैयार की गई है। अब यहाँ पे बात करेंगे गयासुद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश के थे 1290 से 1296। अब यहाँ से खिलजी वंश चलता है। अलाउद्दीन खिलजी भी खिलजी वंश के थे। जलालुद्दीन खिलजी उनके चाचा थे। चाचा जानते हैं आप लोग, 1296 से 1316 तक। ठीक है, अब आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में क्या है? गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक। मोहम्मद बिन तुगलक, ये 1324 से 1351। बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं और इनके बारे में हम लोग जब खासकर जब इसकी सीरीज पढ़ेंगे अलग से वैकल्पिक विषय के रूप में या सामान्य अध्ययन के रूप में इतिहास को, तब वहाँ पर हम लोग इनके बारे में अध्ययन अच्छे से करेंगे। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो जो फिरोज शाह तुगलक हैं, ये भी तुगलक वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक हैं जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये थे हमारे तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का जो था 1351 से 1388 तक था। अब खिज खान, ये सैयद वंश के शासक थे 1414 से लेकर 1421 तक। बहलोल लोदी, यहाँ पे बहलूल है, बहलोल लोदी थे। ठीक है, बहलूल लोदी, कहीं बहलोल लोदी मिलता है। ये लोदी वंश के थे 1451 से 1489। और बहलोल लोदी के बाद भी सिकंदर लोदी भी थे, तो इब्राहिम लोदी भी थे, लेकिन इनके बारे में हम लोग और आगे क्रमवार उसे पढ़ेंगे। अभी केवल एनसीईआरटी के नोट्स को पढ़ना है, जहाँ पे एनसीईआरटी में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब दिल्ली सुल्तान के शासकों के स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो दिल्ली सुल्तान के शासक थे उनके स्रोत कहाँ से मिले। एनसीईआरटी के फैक्ट डेटा है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करिएगा। इस काल के मुख्य स्रोत सिक्के, शिलालेख और वास्तुकला है। इस अवधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत फारसी भाषा। दिल्ली सल्तनत के तहत आधिकारिक भाषा कौन सी थी? फारसी थी। ये कई परीक्षाओं में आपकी पूछा जा चुका है। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इतिहास है, जिसे तारीख है या तवारीख के नाम से भी जाना जाता है। में लिखा गया इतिहास है, जिसे तारीख या तवारीख के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना आप सोच सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे है तवारीख उन विद्वानों द्वारा लिखी गई है जो अक्सर प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर रहते थे। उनमें बहुतों ने राजाओं से भरपूर पुरस्कार अर्जित करने के लिए उनकी नीतियों की खूब झोला भर भर की प्रशंसा भी की थी।
तवारीख के लेखक शहरों में रहते थे और जन्मसिद्ध अधिकार और लैंगिक भेदभाव के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। जब 1236 में रजिया अल्तुतमिश की बेटी सुल्तान बनी तो मिनहाज सिराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ने लिखा कि हालांकि रजिया एक सक्षम शासक थी, लेकिन वह एक ऐसी महिला थी जिसने स्वतंत्र रूप से ने शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए था। अंततः उसे 1240 में अपदस्थ कर दिया गया था। ठीक है, तो आइए रजिया सुल्तान को भी देखते हैं, समझते हैं इनके बारे में। और आप जानते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर कोई महिला शासिका थी तो वह थी रजिया सुल्तान। ये प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लीजिए रजिया सुल्तान द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी। इनकी फ़ोटो आप देख लीजिएगा, हमारे यहाँ की मिट्टी से मिलती इनकी चेहरे। आगे चलते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत का विस्तार। हम लोग क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत का विस्तार। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों माने रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किले वन शहरों से परे शादी कभी फैला हो, शहरों से शब्द, लेकिन उससे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। माने 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गौरीशनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों में निवास के लिए बने मजबूत किले बंद शहरों में से परे शायद ही कभी फैला हो, लेकिन शहरों से संबद्ध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। आगे बात करें दूसरा विस्तार, जो सल्तनत की बाहरी सीमा। अगर दूसरे विस्तार की बात करें तो सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। कहाँ पर हुआ? सल्तनत की बाहरी सीमा पर 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा था मस्जिद, देखिए एरर है टाइपिंग में। उसकी मीनारे या जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली या कोहना माने पुराना शहर कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में ही मिलेगा आपको। इस मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बहुत दिल्ली ये कोहना जो पुराना शहर कहा गया, और यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है, प्रारंभ में दिल्ली के सुल्तानों, अब यहाँ से देखिए कुछ की नोट है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में दिल्ली के सुल्तानों का दिल्ली शहर से बाहर के क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं था। यह कई कारणों के कारण था, जैसे कि हम लोग देखेंगे, ये एनसीईआरटी का ही सेशन आपके सामने है। अगर इसमें हम लोग देखें तो कई बातें सामने आती हैं। बंगाल और सिंध के गौरीशन कस्बे, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, कि सैनिकों के साथ एक गढ़वाली बस्ती पर नियंत्रण हासिल करना सुल्तानों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि खराब मौसम, लंबा रास्ता और लगातार विद्रोह साम्राज्य की स्थिरता को खतरे में डाल सकते थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, अफगानिस्तान से आए मंगोलों के हमलों से साम्राज्य को भी खतरा था। ये पूछा जाता है मंगोल कहाँ से आते थे। जब भी केंद्र में सुल्तानों की शक्ति कमजोर होती तो मजबूत राज्यपाल हमेशा सत्ता पर कब्जा करने या विद्रोह करने के अवसर की तलाश में रहते थे। तो ये प्रमुख ऐसे कारण थे जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार के। अब हम पढ़ते हैं साम्राज्य का जो सुदृढ़ीकरण था, मजबूतीकरण था, वो कैसे था। इसको भी हम लोग पूरी अच्छी तरह से समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान साम्राज्य को निम्नलिखित तरीकों से समेकित और विस्तारित किया गया था। आइए उन सभी तरीकों को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब इनमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें समझनी है, आइए देखते हैं। शुरुआत में सुल्तानों ने गौरीशन कस्बों और भीतरी इलाकों पर कब्जा कर लिया। एक शहर से सटे एक भूमि या बंदरगाह जो इससे वस्तुओं और सेवाओं के साथ आपूर्ति करता है। इन अभियान के दौरान साफ किए गए गंगा दोआब क्षेत्र के जंगल किसानों की खेती के लिए दे दिए गए। व्यापार मार्गों की रक्षा और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई नए किले और कस्बे भी बनाए गए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए बड़े सैन्य अभियान भी चलाए। मोहम्मद तुगलक के शासन के अंत तक दिल्ली सल्तनत भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर शासन कर रही थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी आप जानते हैं आपकी ये सिलेक्शन की रीढ़ की हड्डी है। इसी के क्रम में और आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कुछ और की पॉइंट। सॉरी, यहाँ पर तो हमने ये देखा कि मोहम्मद तुगलक के शासन तक दिल्ली सल्तनत भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर शासन कर रही थी। अब यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन, इनके बारे में बहुत ही कुछ पढ़ने को मिलेगा और ये सिविल सर्विसेज के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गलमत। आगे हम लोग देखेंगे साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन
दिल्ली सल्तनत के विशाल क्षेत्रों का प्रबंध करने के लिए सुदृढ़ प्रशासनिक नीतियों का पालन किया गया। प्रशासन की कुछ मुख्य विशेषताएं भी थी, इन पर हम फोकस करते हैं। आरंभिक वर्षों में कई दासों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया। उन्हें फारसी में बंदगान के रूप में जाना जाता था और आमतौर पर सुल्तानों द्वारा इन पर भरोसा किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, खिलजी और तुगलकों ने कई गुलामों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। हालांकि इसमें अस्थिरता का तत्व भी पैदा किया गया, क्योंकि दास अपने स्वामी के प्रति वफादार थे, लेकिन अपने उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ, मतलब खिलजी और तुगलकों ने भी कई गुलामों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। हालांकि इनमें अस्थिरता का तत्व भी पैदा किया गया, क्योंकि जो दास होते थे ना, अपने स्वामी के प्रति तो वफादार थे, लेकिन अपने जो उनके उत्तराधिकारी थे उनके प्रति वफादारी नहीं थी। इसने पुराने कुलीनों और नवनियुक्त कुलीनों के बीच एक दरार भी पैदा कर दी। सैन्य कमांडरों को भी विभिन्न क्षेत्रों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। कभी कभी उन्हें इक्ता के रूप में जानी जाने वाली भूमि भी दी जाती थी और भूमिधारक को इक्तादार या मुक्ति के रूप में भी जाना जाता था। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे भी इक्ता क्या था और इक्तादार क्या कहलाते थे। उसके बाद मुक्तियों ने अपने इक्ता में एक सेना और कानून व्यवस्था भी बनाए रखी। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो मुक्तियों ने अपने इक्ता में एक सेना और कानूनी व्यवस्था बनाए रखी। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। वैसे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ई-लर्निंग विद रिकेश के ऐप पर मिल जाएगी। आप चाहें तो संबंधित नोट्स के लिए भी इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे नोट संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही जगह एक ही स्थान से आपको कंप्लीटली मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, एकत्रित किए गए राजस्व की जाँच के लिए विभिन्न लेखाकारों की नियुक्त किया गया था। एक इक्तादार एक निश्चित संख्या तक ही सैनिक रख सकता था। दिल्ली सल्तनत के तहत अमीर और धनी जमींदारों की शक्तियाँ कम कर दी गई और उन्हें करों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के अधीन खराजी नामक खेती की भूमि पर करों का दावा किया जाता था, जो कि उपज का 50% था। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक के अधीन खराजी नामक खेती की भूमि पर करों का दावा किया जाता था, जो कि उपज का 50% था। मवेशियों और घरों पर भी कर लगाया जाता था, जो मवेशी और थे और घर पर भी कर लगाया जाता था। सिंध, दक्षिण भारत और बंगाल में कई राज्यों ने अपनी विजय के तुरंत बाद दिल्ली सल्तनत से बार बार अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। सुल्तानों के लिए उन्हें दूर के स्थानों के कारण उन्हें प्रबंधित करना मुश्किल था। आइए देखते हैं कुछ जन्म सिद्ध अधिकार के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, मस्जिद टाइपिंग एरर है। अब आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। मिन्हाज सिराज, ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहा गया? मिन्हाज सिराज में। यह बहुत ही बार पूछा जाता है। मस्जिद क्या है? यह अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा का मतलब है घुटने और मत्था टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है। देखिए, मस्जिद है, वैसे आधा सा होता है, लेकिन मस्जिद यह भी सही है। वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्रित होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए एक विद्वान पुरुष को इमाम, जिसे नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश, खुतबा भी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, धर्मोपदेश से खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ, यहाँ पे क्या, मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। किधर की तरफ? मक्का की तरफ। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है, इसे आप, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी से आपके शब्द भंडार जो है ना वो भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे आपके क्लियर होंगे। आगे अगर हम बढ़े तो उस समय 3 तरह के कर थे। उस समय की बात करें, 3 तरह के कर थे। पहला कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर, तथा तीसरा घरों पर। 3 तरह के कर थे। यहाँ पर तीनों तरह के करों के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का अनुमान। क्या देखेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के नीतियों का अनुमान। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कुशल शासक था जिसने सफलतापूर्वक सल्तनत का प्रशासन किया। उसकी कुछ नीतियाँ थी। उसने मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। उन्होंने अपने सैनिकों के लिए सीरी के नाम से जाना जाने वाला एक भारी गैरिसन शहर भी बनाया था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपनी सेना को बनाए रखने के लिए उसने गंगा नदी और यमुना नदी के बीच उपजाऊ भूमि को कर वसूल किया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है कि उसकी नीतियां का, अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को नगद भुगतान किया। अपने सैनिकों को
सस्ती दरों पर उत्पाद खरीदने में सक्षम बनाने के लिए उन्होंने दिल्ली और उसके आसपास वस्तुओं की कीमतें तय की। तो बाजार नियंत्रण, तो यहाँ भी पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम आपको बेहतर लगे, कौन कौन से उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। बाजारों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी और निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने वाले दुकानदार और व्यापारियों को कड़ी सजा दी जाती थी। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग और आगे देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल के विभिन्न आर्थिक उपाय जैसे सस्ती कीमतों और माल की कुशल आपूर्ति के लिए याद किया जाता है। उसने अपने साम्राज्य को लगातार मंगोलों खतरे से ही बचाया। माने बाजार नियंत्रण, घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों को नगद वेतन देना। इसके साथ साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नीतियाँ थी जो आपको सही और बेहतर लगी, या अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख नीतियों का वर्णन करना हो तो किस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, यह है अलाउद्दीन खिलजी। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद तुगलक की नीतियाँ। यह भी बहुत प्रसिद्ध राजा, जब इसे हम एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ेंगे तो इनके बारे में और चीज़ें हम लोग जाननेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद तुगलक ने अपने शासन के आरंभिक वर्षों में मंगोल सेना को हराया। अपनी सेना की जीत से प्रभावित होकर उसने ट्रांसोक्सियाना पर हमले की योजना बनाई और इस उद्देश्य के लिए उसने विशाल सेना भी खड़ी की। दिल्ली में एक गैरिसन शहर बनाने की बजाय उसने अपनी राजधानी को दक्षिण में दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया। वहाँ उन्होंने लोगों को कड़े विरोध का भी सामना करना पड़ा, मतलब राजधानी परिवर्तन भी किया उसने। अपनी विशाल सेना को बनाए रखने के लिए उसने करों में वृद्धि की, जैसे अकाल पड़ा, कई किसानों करों का भुगतान करने के लिए मजबूर होने पर जंगलों या देश के अन्य हिस्सों में भाग गए। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नकद भुगतान किया। कीमतें तय करने के बजाय उन्होंने तांबे, सोने और चांदी नहीं से बनी सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सांकेतिक मुद्रा की सबसे पहले शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। लोग इस मुद्रा विश्वास नहीं करते थे और आगे उन्होंने अपने घरों में नकली सिक्के ढाले, इससे राजस्व का भी भारी नुकसान हुआ। आगे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो उसने प्रशासनिक उपाय सफल नहीं रहे, मतलब वो एक असफल राजा के नाम से, लेकिन एक बहुत ही बुद्धिमान राजा था। कश्मीर के लिए उसका सैन्य अभियान विनाशकारी निकला। जिन लोगों को दौलताबाद में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था वे सुल्तान के कार्यों से नाराज थे। गंगा और यमुना क्षेत्र में करों वृद्धि के परिणाम स्वरूप कई विद्रोह भी हुए। अंततः उसे सांकेतिक मुद्रा को भी त्यागना पड़ा, मतलब उसकी जो योजनाएं थी ना वो सफल नहीं रही, लेकिन निकट भविष्य में वो योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई, लेकिन उस समय तत्कालीन समय में उसकी योजनाएं फेल रहीं। ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम लोग आगे चलते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पे हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत के पिछले कुछ 100 वर्षों में बंगाल, गुजरात, राजस्थान, जौनपुर जैसे कई राज्य स्वतंत्र हो गए थे। जी, मैं जौनपुर के सिराज हिंद से भी हूँ और ये वीडियो यहाँ से निःशुल्क आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में। आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े सकते हैं, जहाँ पे सभी क्लास की नोट्स लिंक आपको निःशुल्क में मिलती रहती है। बाद में तुगलक, सैयद और लोदी राजवंशों ने दिल्ली और आगरा पर शासन किया। इस अवधि के दौरान राजपूत और अफगान रईसों का उदय हुआ। इस समय कई छोटे छोटे राज्य शक्तिशाली हो गए। शेरशाह सूर्य बिहार में एक छोटे से क्षेत्र का प्रबंधन कर रहा था। बाद में मुगल सम्राट हुमायूं को हरा दिया, यहाँ हुमायूं गलत लिखा है, हुमायूं को हरा दिया। शेरशाह सूरी का एक शानदार प्रशासन था जिसकी प्रशासनिक नीतियों का पालन अकबर ने भी किया था। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया, शेरशाह सूरी। अब धार्मिक और स्थापत्य प्रयास भी यहाँ पर देख लेते हैं एक बार में। यहाँ पर हमने देखा दिल्ली सल्तनत और शासकों ने कई मस्जिद और इमारतों का निर्माण किया। देखिए मस्जिद यहाँ पे सही था, मस्जिदों उन्होंने दावा किया कि वे इस्लाम और मुसलमानों के रक्षक थे। एक मस्जिद को अरबी में मस्जिद कहा जाता है और वह जगह जहाँ मुसलमान नमाज अदा करता है। नमाज के दौरान एक मुसलमान मक्का की ओर मुँह करके खड़ा होता है, भारत में पश्चिम की ओर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लाइन ऊपर ही होना चाहिए लेकिन यहाँ पीछे दे दिया है। इसे किबला कहते हैं। ऊपर हम लोगों ने किबला के बारे में पढ़ लिया। इस समय प्रसिद्ध वास्तुशिल्प में से एक कुतुब मीनार थी जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा इसे पूरा कराया गया था। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए कुतुब मीनार को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक कुतुब मीनार को जाकर नज़दीक से देखा है। अब दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, आइए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन में जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी से सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों के प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के
महत्व पर बल देते थे। सैनिकों को वेतन दिया जाता था। किसान भी राजस्व तभी चुकाते थे जब वो खुशहाल और प्रसन्न हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। वैसे ये नोट्स भी पूरा आप चाहें पीडीएफ में या हार्ड कॉपी में प्राप्त कर सकते हैं लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से। आज ही लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। आगे हम बात करें अफ्रीकी देश। अब अफ्रीकी देश के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके साथ साथ हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ेंगे। मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता, इन बतूता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सरदार की रक्षा व्यवस्था के बारे में। दिल्ली सल्तनत ने 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। इसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ, जैसे अफगान, राजपूत, शेषासुरी और मुगल साम्राज्य। तो धीरे धीरे का उदय होता है। इस प्रकार हम लोगों ने एनसीईआरटी कक्षा 7 का जो लेसन 3 था दिल्ली के सुल्तान को पढ़ लिया। ये नई एनसीईआरटी का भी तथ्य है, हम इसके साथ ओल्ड एनसीईआरटी को भी पढ़ें, क्योंकि आप जानते हैं कि ओल्ड और नई एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तथ्य भी ऊपर नीचे होते हैं। तो इस नोट्स के माध्यम से आपको संपूर्ण एनसीईआरटी की सीरीज मिल जाएगी, इसलिए सारे सेशन में बने रहिएगा और इसकी पूरी सेशन स्लाइड बाय स्लाइड पढ़िएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे भी खुशी होगी, हाँ आप पढ़ने में दिलचस्पी ले रहे हैं और मुझे भी पढ़ाने में और आपके लिए और वीडियो लाने में खुशी भी होगी। आइए हम लोग इसके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपके सामने है, दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित, दिल्ली में पहले किसने राजधानी को अपनी बनाई थी? आइए इसका जवाब सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे कहूँगा, अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो लाइक करिएगा, अगर वीडियो को लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप या यूट्यूब पर देख रहे हैं उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तोमर राजपूतों ने पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चहमान के नाम से जाना जाता था, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों ने राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण भी केंद्र बन गया था। तो यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका आपको शब्द भंडार मिलेंगे। प्रश्न नंबर 2, दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसका जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की जो भाषा थी फारसी थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। उस समय तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों के प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। जो मैं कट करता हूं इसका मतलब वहाँ पे एरर है, मात्रात्मक त्रुटि है, बाद में सुधारात्मक रूप में आपको ये मिल जाएगा। अगला जो सवाल है आपके सामने कह रहा है कि किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? सल्तनत सबसे अधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान हुआ। इस समय बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से शासनकाल को बचाए हुई थी। अब इब्न बतूता किस देश से भारत आए? बहुत ही महत्वपूर्ण इब्न बतूता के बारे में पूछा था। इसकी प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए इब्न बतूता की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता मोरक्को, उत्तर अफ्रीका का था देश का यात्री था। यहाँ से लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इब्न बतूता की इच्छा बचपन से मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को देखने से रही है। यही कारण बना कि मुसलमानों में से सबसे महान यात्री था। इब्न बतूता तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी के शासन काल के दौरान भारत आया था। उसकी प्रमुख पुस्तक का नाम बताइएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मैं समझूँ कि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए क्लास और सीरीज डे बाय डे लेकर आऊँ। अगला है न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसान हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? देखिए, अगर हम इसकी बात करें न्याय चक्र के दौरान तो कुछ बातें आपके सामने आती हैं जो हमें और आपको लिखनी, पढ़नी, समझनी है। यहाँ पे कह रहा है कि 13वीं सदी के इतिहासकार फ़.ए. मुक़द्दीर ने लिखा कि न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों को ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि वेतन उनसे आता था। किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व और किसानों भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वो खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा ईमानदार और न्याय प्रशासन को बढ़ावा दे। इसलिए सेनानायक किसानों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करते थे। संपन्न किसान भूमि कर देते, इन करों से ही सेना का वेतन भी मिलता था। अब हम देखते हैं सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? जो सल्तनत काली सीमा थी उससे आप क्या समझते हैं? तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो सल्तनत की भीतरी सीमाओं का मतलब यह है कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करना। ये गंगा यमुना के दोआब जंगल तक फैले हुए थे। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर बनाए गए और बसाए गए। सल्तनत की बाहरी सीमा का मतलब है कि उस क्षेत्र जो दिल्ली से बहुत दूर अर्थात दक्षिण भारत में पड़ता था। यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू करने के लिए बनाए गए थे। आगे हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने है। मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या क्या कारण हो सकते थे? इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का जवाब आपको खुद से भी देना चाहिए। इसके अलावा आपके उत्तर क्या हो सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा भी करेंगे।
मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। जो इस प्रकार है, मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने और के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस पर भी का भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सनिग्ध रखे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। मुक्ति लोग सुल्तान के आदेशों की अवहेलना करते थे। धन तथा सैन्य संचालन मुक्ति लोगों के हाथ में होता था, इसी कारण मुक्ति लोग सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन भी करते थे। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह थियरी की सीरीज भी है आपके लिए। अब है दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण का क्या प्रभाव था। आइए इस पर भी हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है और जब भी यहाँ से प्रश्न आते हैं तो लोग प्रायः गलती कर जाते हैं। इस सेशन को वीडियो को शेयर करिएगा। नोट संबंधित कोई भी जानकारी इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे आप PDF फॉर्मेट में भी नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम भी प्राप्त करके इसे आपके लिए पढ़ा देते हैं। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे मंगोलों के धावे बढ़ गए, इससे मजबूर होकर दोनों सुल्तानों के स्थानीय विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों के लिए दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली या कोहना में जगह बनवाई। सैनिकों को खाने के लिए उन्होंने किसान की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया था। सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देने का तय किया गया। व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रित किया ताकि वे अपने सैनिकों को सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकें। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने आज की मुद्रा की तरह कुछ टोकन चलाए जो कि नकली भी आसानी से बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम सफल रहे और मंगोल आक्रमण भी जीता भी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक हार गया, उससे अपनी सेना भंग करनी पड़ी। तो ये भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास का NCERT कक्षा 7 की सीरीज थी, जहां पर हम लोग अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान पढ़ रहे थे। इसके बाद हम अगले सीरीज को पढ़ेंगे, अगले अध्याय को पढ़ेंगे, क्रमवार रूप से पढ़ेंगे। ओल्ड और न्यू NCERT की सीरीज है, आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपके लिए नया होगा। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चले, जहां जो पड़े स्क्रीनशॉट कर ले और इसकी पूरी PDF नोट्स भी ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। हस्तलिखित नोट्स भी ई लर्निंग विद दुर्गेश से उपलब्ध है। वैसे वीडियो की सीरीज कैसी लगी और कमेंट करिएगा कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे बेहतर शासक आपको कौन लगा, आपके दृष्टिकोण से, और क्यों, इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए सेशन अध्याय 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अपने 10-10 साथियों को वीडियो को प्रतिदिन शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।